हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्नर क्लासेस। हम पढ़ रहे थे यहाँ पर ये दृष्टि करंट अफेयर 2024 की जो मैगजीन आ चुकी है उसमें जो है हम जो भी वन लाइनर क्वेश्चन दिए थे राष्ट्रीय परिदृश्य की उसको देख चुके थे। इसमें हम उसी की आगे से इसमें इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट थी, आप चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर करिए। जो भी आपके सजेशन उससे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे स्वच्छ सर्वेक्षण 2023। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023, ये स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 है। इसको अभी 11 जनवरी 2024 को राष्ट्रपति ये द्रौपदी मुर्मू के द्वारा जो है तो ये स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के परिणाम घोषित किए गए थे। और इसमें सबसे चीज़ यहाँ पर ये मतलब इम्पोर्टेंट हो जाती है कि इसमें कितने शहरों का आकलन किया गया था। तो ये 4477 शहरों का इसमें जो आकलन किया गया था स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के अंतर्गत। इसमें ये जो इन शहरों में जो शामिल थे तो इसमें 61 जो है ये छावनी और कितने ये 88 गंगा के किनारे बसे शहर शामिल थे। इसमें 88 जो है ये गंगा मतलब टाउन शामिल थे और 61 ये छावनी शहर शामिल थे। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये हो जाती है कि ये जो था ये इसका 8वां संस्करण था। और ये भी जो मतलब एक चीज़ ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि यह विश्व का सबसे बड़ा जो है शहरी मतलब स्वच्छता सर्वेक्षण था। विश्व का सबसे बड़ा ये शहरी स्वच्छता सर्वेक्षण था। आगे यहाँ पर बात करेंगे, इसमें जो है यहाँ पर ये जो है मतलब ये जो स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 इसमें लगातार ये 7वीं बार इंदौर, जो भारत का मतलब इंदौर शहर है, मध्य प्रदेश का ये शहर है इंदौर, इसको जो है ये लगातार 7वीं बार इसको जो है सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। और यहाँ पर सबसे एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये भी हो जाता है, इसमें जो है इंदौर के साथ साथ जो है ये सूरत, गुजरात का ये सूरत शहर जो है इसको भी यहाँ पर फर्स्ट रैंक मतलब प्रदान की गई। इसने भी जो है ये प्रथम रैंक हासिल की, सूरत, गुजरात का जो कि शहर है सूरत। तो यहाँ पर इस बार ये मतलब ये स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 घोषित किया गया। तो इसमें इस बार जो है मतलब प्रथम श्रेणी, ऐसा पहली बार हुआ है कि जब प्रथम श्रेणी पर जो है 2 शहर रहे हैं। पहला तो ये इंदौर जो कि ये लगातार मतलब 7वीं बार रहा है, और दूसरा ये सूरत गुजरात का शहर है जो। आगे यहाँ पर बात करेंगे, इसमें ये जो मतलब ये 10 शहरों की मतलब रैंकिंग यहाँ पर जारी की गई, जिसमें जो कि 1 लाख से अधिक जनसंख्या श्रेणी में, जिनकी मतलब जिन शहरों की जनसंख्या जो है क्या 1 लाख से अधिक है, उसमें जो है ये पहले पे इंदौर जो कि मध्य प्रदेश का शहर है, और दूसरा ये गुजरात मतलब ये भी यहाँ पर देख लीजिए। इसीलिए यहाँ पर जो है किसी को भी यहाँ पर ये सेकेंड मतलब रैंक नहीं प्रदान की गई। तो ये मध्य प्रदेश का इंदौर और ये सूरत गुजरात का ये तो लगातार 7वीं बार, और ये सूरत जो है तो ये मतलब पहली बार इसने प्रथम रैंक हासिल की है इन दोनों शहरों ने। तो ये चीज़ मतलब ये फैक्ट यहाँ पर याद रखना है कि जो है ये मतलब एग्जाम में लिख सकता है कि सेकेंड नंबर पे कौन रहा। तो यहाँ पर जो है इस बार ये सेकेंड नंबर पर कोई नहीं रहा है। बाकी उसके बाद ये 3rd नंबर पर जो है मतलब ये नवी शहर रहा है महाराष्ट्र, नवी मुंबई महाराष्ट्र का, और 4th पे रहा है विशाखापट्टनम जो कि ये आंध्र प्रदेश का है, और भोपाल ये मध्य प्रदेश का रहा है 5th नंबर पे। यहाँ ये टॉप 5 को याद रखना है, ये इम्पोर्टेंट है। आगे यहाँ पर अब यहाँ पर ये तो बड़े शहरों की बात हो गई, ये बड़े शहरों की। और यदि जो है छोटे शहरों की बात करें यहाँ पर जो कि 1 लाख से कम जनसंख्या वाली श्रेणी में आते हैं, उसमें फर्स्ट जो है रैंक मतलब प्रदान की गई किसको, ये सासवड़, ये महाराष्ट्र का शहर है, और सेकंड प्रदान की गई ये पाटन एनपी जो कि जहाँ छत्तीसगढ़ का शहर है। नेक्स्ट यहाँ पर जो ये 3rd रैंक प्रदान की गई, यहाँ पर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एक ये चीज़ है, मतलब इस तरह से भी हम इसको याद रख सकते हैं कि जो है यहाँ पर एक ये जो है सिर्फ केवल सेकेंड नंबर पे ये छोटे शहरों में पाटन एनपी जो कि छत्तीसगढ़ का मतलब शहर है, इसको सेकेंड रैंक प्रदान की गई है। बाकी जो मतलब शहरों की ये रैंक प्रदान की गई टॉप 5 में, तो ये सभी जो है कहाँ महाराष्ट्र के ही शहर हैं। लोनावाला 3rd पे रहा है महाराष्ट्र का, ये भी है कराड़ महाराष्ट्र का ये मतलब 4th पे, और 5th ये पंचगनी, ये भी महाराष्ट्र का है। अब यहाँ पर ये जो मतलब शीर्ष 5 राज्य रहे हैं उनको देख लेते हैं। शीर्ष 5 राज्य, तो 1st पे महाराष्ट्र रहा है, 2nd पे मध्य प्रदेश, और 3rd पे छत्तीसगढ़, 4th पे उड़ीसा, और 5th पे जो है ये तेलंगाना रहा है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये कि इसमें जो है मतलब 27 राज्यों की सूची थी। इसमें उत्तर प्रदेश का जो ये मतलब यूपी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है, यूपी एग्जाम के लिए। तो उत्तर प्रदेश का जो है कौन सा स्थान रहा था, तो उत्तर प्रदेश का ये 9वां स्थान रहा था। और बिहार इसमें जो है तो ये बिहार इसमें 15वें नंबर पर रहा है। बिहार ने इसमें 15वीं रैंक हासिल की है स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में। अब यहाँ पर जो ये गंगा शहर
थे, जिसमें टॉप पे रहा है वाराणसी उत्तर प्रदेश का, वाराणसी यूपी का, सेकंड पे रहा ये प्रयागराज, ये भी यूपी का शहर, और ये थर्ड पे बिजनौर, ये भी यूपी का, फोर्थ पे ये रहा है हरिद्वार उत्तराखंड का, हरिद्वार शहर जो कि मतलब उत्तराखंड का है। ये बात गंगा शहरों की हम कर रहे हैं। और कन्नौज शहर ये भी मतलब उत्तर प्रदेश का है। इतने जो है 5th रैंक यहाँ पर हासिल की, ये जो मतलब शीर्ष 5 गंगानगर हैं। और यहाँ पर जो है ये सबसे स्वच्छ छावनी की बात करें तो यहाँ ये महू छावनी जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, इसको सबसे स्वच्छ छावनी घोषित किया गया है कि इसको महू मध्य प्रदेश छावनी को। और 1 लाख से अधिक जनसंख्या श्रेणी में जो भी मतलब शीर्ष 20 शहर रहे, उसमें उत्तर प्रदेश का केवल एक शहर रहा जो कि ये नोएडा। ये कितने 14वें नंबर पे रहा, मतलब 14वां रैंक, इसने 14वीं रैंक हासिल की इसने, उत्तर प्रदेश का शहर 1 लाख से अधिक जनसंख्या की श्रेणी में। और इसमें जो ये गाजियाबाद था, गाजियाबाद को 38वां स्थान प्राप्त हुआ, अलीगढ़ को 40वां, वाराणसी को 41वां, और लखनऊ को जो है इसमें मतलब 44वां स्थान प्राप्त हुआ, और फिरोजाबाद को 52वां, और प्रयागराज को जो है ये 71वां स्थान इसमें प्राप्त हुआ, ये 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाली श्रेणी में। यहीं पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये भी एक है कि चंडीगढ़ जो है इसको सर्वश्रेष्ठ सफाई, ये मतलब सफाई मित्र सुरक्षित शहर घोषित किया गया, किसको, चंडीगढ़ को ये सर्वश्रेष्ठ सफाई मित्र सुरक्षित शहर इसको घोषित किया गया। आगे यहाँ पर बात करेंगे जो ये कचरा मुक्त शहरों को मतलब ये स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल जो प्रदान किया गया, इसमें नोएडा जो ये उत्तर प्रदेश का शहर है इसको 5 स्टार रेटिंग प्रदान की गई, इसको नोएडा को, ये कचरा मुक्त शहरों की रेटिंग में। और यहाँ पर ये जो मतलब 2023 के पुरस्कार समारोह वितरित किए गए, तो ये 2024 हेतु स्वच्छ भारत मिशन का मतलब जो ये गीत यहाँ पर रहा है, इस गीत का शीर्षक रहा है नया संकल्प और नया प्रकल्प। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जा सकता है, क्योंकि जो है डीप में क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये पूछा जा सकता है। क्या रहा है, नया संकल्प और नया प्रकल्प। और इस गीत के जो है गायक रहे हैं ये कैलाश खेर इसके गायक रहे हैं। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर पीएम जनमन जो है इसको अभी मतलब ये जो है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ पर भारत में अनुसूचित जनजाति की आबादी जो है मतलब लगभग एसटी आबादी जो है ये कितनी 10.45 करोड़ है। इसमें से जो मतलब ये 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश जो कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में निवास करने वाले जो कि मतलब ये 75 समुदायों को यहाँ पर ये क्या किया गया था, इसमें जो है ये विशेष रूप से इन्हें संवेदनशील जनजातीय मतलब समूह घोषित किया गया है। इनको समूह के रूप में जो भी कि मतलब ये केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में जो निवास करते हैं उनमें से 75 समुदायों को विशेष रूप से ये संवेदनशील जनजातीय समूह इनको घोषित किया गया है। और यहाँ पर इसमें जो ये मतलब ये यहाँ पर पीएम जनमन मिशन ये जो प्रारंभ किया गया है, इसमें यहाँ पर इनके ये जो समूह हैं 75 विशेष रूप से जिनको संवेदनशील जनजातीय समूह घोषित किया गया है, तो इनके यहाँ पर सामाजिक, आर्थिक और जो है शैक्षिक मतलब क्षेत्रों में इनको ये असुरक्षा का सामना कर रहे हैं, इसलिए इनको जो है यहाँ पर इसमें सुरक्षा प्रदान करने की बात यहाँ पर की गई है। और इसका जो है मतलब ये इसको लाने की बात जो है केंद्रीय मंत्री जो मतलब केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण थी, इन्होंने अपने ये बजट भाषण 2023-24 जो दिया था उसमें इन्होंने इसमें जो है बात की थी इनके सुधार लाने की। ये जो जनजातीय समूह है इनके सामाजिक, आर्थिक और मतलब जो भी शैक्षिक क्षेत्र हैं इसमें सुधार लाने की बात के लिए यही ये प्रधानमंत्री के द्वारा जो है PVTG विकास मिशन ये प्रारंभ किए जाने की यहाँ पर बात की गई थी। और इस मिशन के लिए मतलब जो है तो अगले 3 वर्षों में इस मिशन के लिए लगभग जो है कितने 15 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराए जाने की भी बात इसमें की गई थी। और इसके तहत यहाँ पर ये इनको जो है इनको ये सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल एवं स्वच्छता, ये शिक्षा, स्वास्थ्य और ये पोषण, सड़क तथा दूरसंचार, ये सभी मतलब यहाँ पर ये सभी बुनियादी सुविधाएं जो है उपलब्ध कराने की भी बात इसमें की गई थी। यहाँ पर आगे बात करेंगे यहाँ पर ये 15 नवंबर 2030 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर जो है झारखंड के खूंटी जिले से प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान जो कि पीएम जनमन की शुरुआत की थी। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है कि मतलब इसकी शुरुआत कहाँ से की गई थी। तो इसकी शुरुआत ये की गई थी, जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है 15 नवंबर को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा झारखंड के खूंटी जिले से इसकी शुरुआत की गई थी पीएम जनमन की।
और इसका जो है मुख्य लक्ष्य मतलब था, तो मुख्य लक्ष्य हम अभी देख चुके कि जो भी ये संवेदनशील मतलब 75 जनजातीय ग्रुप्स हैं इनका विकास करना था यहाँ पर। और बाकी इनके लिए जो है ये जितना मतलब ये वित्त ये 2023-24 के बजट में मतलब जितना यहाँ पर पैसा वगैरह आवंटित किया गया उसको देख ही चुके हैं। और यहाँ पर ये मिशन मतलब यह मिशन जो है तो ये केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय सहित जो है 9 मंत्रालयों के माध्यम से कितने 11 महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर इसमें जो है ध्यान मतलब केंद्रित किया गया है। ये केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय और ये 9 मंत्रालयों के माध्यम से ये सभी मंत्रालय मतलब इसमें मिलकर के काम करेंगे। तो यहाँ पर ये पक्का घर, सड़क कनेक्टिविटी, पाइपलाइन से जलापूर्ति, इन सभी चीज़ों पर यहाँ पर इसमें ध्यान केंद्रित किया गया है। बाकी आगे बात करते हैं यहाँ पर इस मिशन में जो है इस मिशन से देश के लगभग कितने 220 जिलों में जो है कितने 22,500 से अधिक बस्तियों में जो निवासित मतलब 28 लाख से अधिक लोग हैं, तो इनको मतलब लाभ मिलेगा यहाँ पर। और इस मिशन से जो है ये 18 राज्यों और जो कि मतलब अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है, यहाँ की मतलब जो ये जनजातीय मतलब समूह है, इनको ये सामाजिक आर्थिक इनकी स्थिति में सुधार होगा। नेक्स्ट यहाँ पर मतलब जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट और तो यहाँ कोई नहीं है इसमें। बाकी यहाँ पर इस अभियान को जागरूकता बढ़ाने के लिए जो है जागरूकता बढ़ाने और ये बहुल जनजातीय बस्तियों में इसको सरकारी योजनाओं की यहाँ पर क्या है 100% जो है पहुँच सुनिश्चित करने के लिए इसको भी प्रारंभ किया गया है, ताकि मतलब जो भी सरकारी योजनाएं होती थी वो वहाँ पर वहीं पहुँच पाती थी, इसलिए जो है उनकी पहुँच को निश्चित करने के लिए इसका जो है इस मिशन को प्रारंभ किया गया है। नेक्स्ट है नमो ड्रोन दीदी अभियान। नमो ड्रोन दीदी योजना जो है ये नमो ड्रोन दीदी योजना जो है तो सबसे पहले तो ये मतलब जान लीजिए ये संबंधित किससे है। तो ये संबंधित जो है मतलब उर्वरकों के वितरण से संबंधित है नमो ड्रोन दीदी योजना। यहाँ पर भारत जो है तो ये फर्टिलाइजर्स का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। अपना भारत जो है तो ये फर्टिलाइजर्स का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। लेकिन बात ये भी यहाँ पर है कि यहाँ पर ये मतलब भारत में क्या है कुछ प्राकृतिक संसाधन जैसे कि जो मतलब गैस और फॉस्फेटिक एवं पोटास और ये खनिज इत्यादि की मतलब क्या है यहाँ पर जो है पर्याप्त उपलब्धता है रही। इस कारण जो है यह मतलब उर्वरकों का दूसरा सबसे बड़ा इंपोर्टर भी है भारत। इसीलिए जो है यहाँ पर ये उर्वरकों के आयात पर इसमें निर्भरता को दूर करने के लिए जो है यहाँ पर ये सेंट्रल गवर्नमेंट को जो है यहाँ पर ये उर्वरक इकाइयों के पुनरुद्धार के साथ यहाँ पर ये आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत कई इकाइयों की स्थापना को यहाँ पर प्रोत्साहित किया गया है। और इसी के लिए जो है मतलब ये क्या है अतिरिक्त केंद्र सरकार ने यहाँ पर ये वैकल्पिक उर्वरकों के विकास के लिए और ये जो स्वदेशी अनुसंधान को प्रोत्साहन मतलब प्रदान किया गया। इसी के परिणाम स्वरूप यहाँ पर ये बात कही गई है कि जो ये तरल नैनो उर्वरक हैं मतलब लिक्विड नैनो फर्टिलाइजर्स का विकास संभव हुआ है। और यहाँ पर ये जो नैनो यूरिया और ये नैनो डीएपी जैसे जो भी मतलब तरल उर्वरक हैं इनके विकास को खेतों में क्या मतलब जो भी यहाँ पर ये बात की गई है कि जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्या अब ये मतलब जो भी ये लिक्विड मतलब फर्टिलाइजर्स हैं उनका यूज किया जाए। तो इसी के मतलब लिए यहाँ पर ये जो है इसी परिप्रेक्ष्य में ड्रोन प्रौद्योगिकी इसके लिए महत्वपूर्ण साबित हुई। और यहाँ से ये किसान ड्रोन के उद्भव की मतलब जो भी पद्धतियाँ थी उनका यहाँ पर जो है उसमें क्रांतिकारी ये परिवर्तन लाए गए। और ये कृषि ड्रोन के माध्यम से उर्वरकों के छिड़काव की प्रणाली यहाँ पर ये स्वचालित करने की बात की गई है, जिसमें क्या होगा समय की बचत होगी और उर्वरकों की भी जो है मतलब फर्टिलाइजर्स की भी बचत होगी। इसी के लिए यहाँ पर ये 29 नवंबर 2023 को केंद्रीय मंत्रिमंडल जो है इसने नमो ड्रोन दीदी योजना को मंजूरी प्रदान की। और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री महिला किसान ड्रोन का शुभारंभ किया। यह एक जो है ये मतलब केंद्रीय क्षेत्र की सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है। और इस योजना को जो है वर्ष 2024-25 से वर्ष 2025-26 के लिए जो है मतलब वित्तीय जो है यहाँ पर कितना 1261 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं इस योजना के लिए। और इस योजना के तहत केंद्र सरकार ने लगभग जो है कितनी 15,000 चयनित महिला और स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन ये प्रदान किए हैं। किसको प्रदान किए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मतलब प्रदान किए किसको किए हैं। तो ये केंद्र सरकार ने कितनी 15,000 चयनित महिला और स्वयं सहायता समूहों को ये ड्रोन जो है प्रदान किए हैं। अब क्या होगा, अब इन ड्रोनों को मतलब कृषि उद्देश्यों हेतु किराए पर दिया जाएगा। ये जो मतलब इनको वितरित किए गए हैं ड्रोन, तो ये ड्रोनों को जो है मतलब किसानों को किराए पर मतलब दिया जाएगा। आगे बात करेंगे यहाँ पर इन ड्रोनों के माध्यम से क्या होगा, किसान जो है ये
नैनो उर्वरक जो भी मतलब हैं, ये मतलब लिक्विड उर्वरक, इनका छिड़काव कर सकेंगे। तो इससे क्या होगा, जो समय की और उर्वरकों की मतलब बचत हो सकेगी। बाकी यहाँ पर ये जो भी मतलब इम्पोर्टेंट फैक्ट नहीं है, देख लेती हैं। ये कि यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि जो है इस योजना के तहत क्या होगा, ग्रामीण महिलाओं को ड्रोन संचालन में प्रशिक्षित करके और उन्हें ड्रोन दीदी में रूपांतरित किया जाएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये हो जाता है कि ये 15 अगस्त 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये अपने 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपने संबोधन में ये ड्रोन दीदी योजना की घोषणा की थी। ये ड्रोन दीदी योजना मतलब लाए जाने की बात की थी। कब? ये 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर। आगे यहाँ पर नेक्स्ट है, 5 राज्यों में अभी ये विधानसभा चुनाव हुए हैं, विधानसभा चुनाव 2023। तो ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 172 के खंड 1 के तहत ये है पठित अनुच्छेद 324 तथा ये जनप्रतिनिधित्व अधिनियम जो है 1951 की धारा 15 के तहत क्या है, ये प्रदत्त प्राधिकार और ये शक्तियों के प्रयोग के माध्यम से भारत निर्वाचन आयोग जो है ये राज्यों की विधानसभा की वर्तमान अवधि की समाप्ति से पूर्व जो है नई विधानसभा के गठन के लिए स्वतंत्र निष्पक्ष ये मतलब चुनाव संपन्न कराने के लिए प्रतिबद्ध है। कौन? भारत निर्वाचन आयोग। तो यहाँ पर ये जो है 5 राज्यों में अभी मतलब कराए गए हैं। कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश, मिजोरम, राजस्थान और तेलंगाना में। इन 5 राज्यों के नाम याद रखिए। इन 5 राज्यों में ये चुनाव अभी कराए गए हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेती हैं छत्तीसगढ़ की। तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ में जो है, छत्तीसगढ़ में ये कितनी 19 सीटों पर जो है ये 90 सीटों पर चुनाव कराए गए हैं। 90 मतलब सीटों पर यहाँ पर चुनाव कराए गए हैं। और इसमें ये 10 सीटें किसकी? एससी कैटेगरी के लिए मतलब है थी और 29 सीटें जो है तो ये एसटी कैटेगरी के लिए यहाँ पर ये रिजर्व कर दी गई थी। आगे यहाँ पर बात करेंगे और इसमें जो है मतलब लगभग यहाँ पर एक ये फैक्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 के लिए जो है तो ये चुनई चिरई शुभंकर घोषित किया गया। ये जो है इसका शुभंकर था चुनई चिरई। और यहाँ पर मतलब कुल वोटिंग मतलब लगभग कितनी हुई थी? तो वोटिंग जो हुई इसमें छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 में तो ये 76.31% लगभग यहाँ पर ये मतदान यहाँ पर दर्ज किया गया। और जो ये छठी छत्तीसगढ़ विधानसभा ये मतलब कौन से छठी छत्तीसगढ़ विधानसभा के गठन के लिए चुनाव के परिणाम जो है तो ये 3 दिसंबर 2023 को घोषित कर दिए गए थे। यहाँ पर भी जो है मतलब बीजेपी क्या हुआ, बीजेपी का ही जलवा यहाँ पर कायम रहा, भारतीय जनता पार्टी का। इसमें वर्ष 2023 के जो चुनाव में छत्तीसगढ़ विधानसभा में कुल कितनी 19 महिलाएं जो है यहाँ पर निर्वाचित घोषित हुई। और ये महिला विधायकों की संख्या छत्तीसगढ़ विधानसभा के गठन के बाद से लगभग जो है बाद से मतलब ये सर्वाधिक है। इस बार जो ये 2023 के चुनाव हुए हैं तो इसमें जो महिला विधायकों की संख्या छत्तीसगढ़ में विधानसभा में है तो ये छत्तीसगढ़ विधानसभा के गठन के बाद जो है पहली बार ऐसा हुआ है कि जब ये 19 महिलाएं मतलब निर्वाचित हुई यहाँ पर। और यहाँ पर जो है ये 13 दिसंबर 2023 को रायपुर स्थित साइंस कॉलेज मैदान में आयोजित समारोह में विष्णुदेव राय जो कि छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ग्रहण की। किसने? विष्णुदेव साय ने। और ये व्यक्तिगत रूप से छत्तीसगढ़ के जो ये चौथे मुख्यमंत्री होंगे, 4th नंबर के ये चीफ मिनिस्टर होंगे। और ये विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के ऐसे पहले आदिवासी मुख्यमंत्री होंगे। पहले आदिवासी जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है कि ये पहले आदिवासी मुख्यमंत्री होंगे। बाकी यहाँ पर ये सीटें वगैरह इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, कुल मतलब मतदान तो बता ही दिया है जो है कितना। अब हम बात यहाँ पर करेंगे मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की। मध्य प्रदेश विधानसभा में जो चुनाव हुए हैं तो ये लगभग ये मतलब कुल 230 सीटों पर हुए हैं। ये लगभग 230 सीटों पर हुए हैं और इसमें से जो 35 सीटें हैं तो ये अनुसूचित जातियों के लिए और 47 सीटें ये अनुसूचित जनजातियों के लिए यहाँ पर ये आरक्षित कर दी गई थी। और इसमें कुल मतदान जो है मतलब कितना हुआ था मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 में? तो इसमें कुल मतदान जो है तो 77.15% यहाँ पर रिकॉर्ड किया गया। और ये 16वीं मध्य प्रदेश विधानसभा के गठन के लिए चुनाव हुए थे जो 2023 में, तो ये 16वें नंबर के। बाकी यहाँ पर जो क्या था ये परिणाम घोषित कर दिए गए यहाँ पर ये 3 दिसंबर 2023 को इसके। और राज्य में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने लगभग कितनी जो है 70% से अधिक सीटें मतलब यहाँ पर भी जीत ली। मध्य प्रदेश में भी जो है बीजेपी का ही जलवा यहाँ पर भी रहा। और 2023 के चुनाव में राज्य में लगभग जो है कितनी
ये चुनाव में राज्य में जो मध्य प्रदेश राज्य में 27 महिला विधायक जो है निर्वाचित हुई। कितनी? 27 जो है ये महिला विधायक निर्वाचित हुई। और यहाँ में जो है चीफ मिनिस्टर के रूप में शपथ ग्रहण की किसने? तो भोपाल में किसने? मोहन यादव ने। आगे यहाँ पर बात करेंगे, इसमें जो विधानसभा चुनाव हुए इसमें उज्जैन दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से विधायक के रूप में यहाँ पर ये मोहन यादव को निर्वाचित किया गया। और जबकि ये जगदीश देवगौड़ा और राजेंद्र शुक्ला ये यहाँ पर उप मुख्यमंत्री बने। बाकी यहाँ पर ये उप मुख्यमंत्री इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब बात करेंगे यहाँ पर मिजोरम विधानसभा चुनाव की। तो मिजोरम विधानसभा चुनाव जो है तो ये कुल कितनी? 40 सीटों पर हुए। और इनमें से जो 39 सीटें यहाँ पर अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित कर दी गई। ऐसा यहाँ पर मतलब क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर जो है लगभग ये मतलब जो भी मतलब आबादी है तो ये अनुसूचित जनजातियों की है, इसलिए यहाँ पर ये 39 सीटें जो है 40 कुल तो 40 सीटें ही थी और कुल 40 सीटों में से 39 सीटें ही अनुसूचित जनजातियों के लिए यहाँ पर आरक्षित कर दी गई। नेक्स्ट यहाँ पर आगे बात करेंगे, इसमें यहाँ पर लगभग जो है मतलब वोटिंग कितनी रिकॉर्ड की गई? तो वोटिंग यहाँ पर कितनी? 80.66% लगभग जो रिकॉर्ड की गई। और ये नवी मिजोरम विधानसभा के गठन के लिए चुनाव हुए हैं, जिनका परिणाम 4 दिसंबर 2023 को घोषित कर दिया गया था। इसमें 27 सीटें जो हैं जीतकर जोरल पीपल्स मूवमेंट पार्टी ने जो है बहुमत प्रदान किया। मतलब ये बहुमत इसने प्राप्त किया 27 सीटें जीत करके। और यहाँ पर ये पहली बार एक मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के रूप में इसने भाग लिया था। बाकी ये जो नवी मिजोरम विधानसभा के लिए ये गठन के लिए हुए चुनाव में कुल 3 महिलाएं निर्वाचित हुई। इसमें जो ये हुए तो इसमें कुल जो है महिलाएं 3 यहाँ पर निर्वाचित हुई। और यहाँ पर 1972 में मिजोरम विधानसभा के गठन के बाद से यह पहला अवसर है जब एक से अधिक महिला का चुनाव विधानसभा सदस्य के रूप में विधायक के रूप में हुआ। मतलब एक से अधिक महिला जो है यहाँ पर विधायक के रूप में चुनी गई। अभी तक मतलब क्या हो रहा था, जब से ये मिजोरम विधानसभा का गठन हुआ था 1972 से तब तक क्या था, एक ही मतलब महिला विधायक जो है यहाँ पर निर्वाचित हो पाती थी, मतलब बन पाती थी। आगे यहाँ पर बात करेंगे, यहाँ पर ये लाल दुहोमा ने जो है मिजोरम के चीफ मिनिस्टर के रूप में इन्होंने शपथ ग्रहण की। और बाकी यहाँ पर ये लाल रिनपुई मिजोरम की ये पहली महिला कैबिनेट मंत्री और राज्य के इतिहास में मंत्री का पद ग्रहण करने वाली ये जो है तीसरी महिला बनेगी। कौन? लाल रिनपुई ये मिजोरम की पहली महिला कैबिनेट मंत्री होंगी। ये मतलब फैक्ट याद रखिए, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर वो चीज़ इंपॉर्टेंट है जो क्या मतलब पहली है। और लाल दुहोमा जो है इनकी बात कर लेते हैं तो ये IPS अधिकारी लाल दुहोमा मिजोरम के ये 6ठे मुख्यमंत्री बने हैं। और बाकी ये 6ठे मुख्यमंत्री बने हैं। और इन पर जो है 1988 में दल बदल विरोधी कानून के तहत क्या थे, इनको अयोग्य मतलब घोषित कर दिया गया था। ये पहले लोकसभा सांसद थे। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर किसकी, ये राजस्थान विधानसभा चुनावों की। संसदीय विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन आदेश 2008 के अनुसार ये राजस्थान विधानसभा में लगभग ये कुल कितनी 200 सीटों पर जो है यहाँ पर चुनाव हुए। इनमें से 34 सीटें अनुसूचित जातियों के लिए और जो है 25 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए यहाँ पर आरक्षित कर दी गई हैं थी। और इसमें लगभग जो है इसमें यहाँ पर वोटिंग रिकॉर्ड की गई तो ये 74.62% ये रिकॉर्ड की गई वोटिंग यहाँ पर। और इसमें जो है राजस्थान में कुल 200 सीटों में से कितनी 199 विधानसभा सीटों के लिए जो है चुनाव यहाँ पर आयोजित किए गए थे। और राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले में स्थित कर्णपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उम्मीदवार क्या था, इनका गुरमीत सिंह कुन्नर का निधन हो जाने के कारण क्या था, इस निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव स्थगित कर दिया गया था यहाँ पर, क्योंकि इनका निधन हो गया तो इस कारण ये मतलब चुनाव यहाँ पर स्थगित कर दिए गए थे। और बाकी यहाँ पर ये राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में कुल लगभग कितनी जो ये और यहाँ पर भी ये बीजेपी ने ही मतलब बहुमत प्राप्त किया। और इसमें लगभग ये कुल कितनी जो है 20 महिलाएं निर्वाचित यहाँ पर भी घोषित की गई। और ये भजन लाल शर्मा जो है ये इनका मतलब नाम याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। इन्होंने चीफ मिनिस्टर के रूप में शपथ ग्रहण की राजस्थान के। बाकी यह मतलब ऐसा प्रथम अवसर था जब श्री शर्मा विधायक के रूप में निर्वाचित हुए थे। बाकी देखते हैं नेक्स्ट यहाँ पर अब बात कर लेते हैं यहाँ पर तेलंगाना विधानसभा चुनावों की। तेलंगाना विधानसभा चुनाव जो थे तो ये कुल 119 सीटों पर हुए थे
और 19 सीटें अनुसूचित जातियों के लिए यहाँ पर, और 12 सीटें जो है ये अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित कर दी गई थी यहाँ पर। और यहाँ पर ये जो वोटिंग हुई थी तो ये 71.34% यहाँ पर रिकॉर्ड की गई। और यहाँ जो है ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मतलब बहुमत अपना प्राप्त किया। यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने राज्य में बहुमत प्राप्त किया। और इसमें भी है वर्ष 2023 के जो चुनाव हुए यहाँ पर, तो इसमें लगभग कितने 8% जो है महिला विधायक, कुल मतलब कितनी 10 चुनी गई। और यहाँ पर ये अनुमूला रेवंत रेड्डी ये तेलंगाना के मतलब दूसरे मुख्यमंत्री बने थे। और जबकि ये मल्लू भट्टी विक्रमार्क तेलंगाना की ये उप मुख्यमंत्री बने। उप मुख्यमंत्री इतने नहीं इंपॉर्टेंट है। अब बात करेंगे यहाँ पर किसकी, अनुच्छेद 370 पर सर्वोच्च न्यायालय का एक ऐतिहासिक मतलब फैसला आया है। यहाँ पर ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत क्या था, जम्मू और कश्मीर को जो पहले मतलब विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था, वर्ष ये 1949 में इसे अस्थायी प्रावधान के रूप में जो है संविधान में इसको जोड़ा गया था। उसके बाद यहाँ पर ये अनुच्छेद 370 के तहत भारत की जो संसद जम्मू और कश्मीर के संदर्भ में केवल क्या था, अनुच्छेद 370 के तहत, क्योंकि बात ये थी कि यहाँ पर जो है इसको एक विशेष राज्य का मतलब दर्जा प्राप्त था, तो ये अनुच्छेद 370 के तहत जो क्या था, तो भारत की संसद जो थी तो ये जम्मू और कश्मीर के संदर्भ में केवल ये सीमित विषयों पर ही कानून बना सकती थी। मतलब सभी विषयों पर संसद जो है कानून नहीं बना सकती थी, कुछ मतलब विषय थे जिन पर यह संसद कानून बना सकती थी। तो अनुच्छेद 370 के कारण ही भारतीय संविधान के मतलब अधिकांश अनुच्छेद जो थे तो ये जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होते थे। मतलब जो भी अनुच्छेद थे तो ये जम्मू और कश्मीर पर लागू नहीं होते थे यहाँ पर। फिर उसके बाद ये अनुच्छेद 35 है जो कि अनुच्छेद 370 से ही मतलब निकला है। और वर्ष 1954 में जम्मू और कश्मीर विधानसभा की सिफारिश पर राष्ट्रपति के आदेश से यह माध्यम से यह आदेश आया था। यह अनुच्छेद जम्मू और कश्मीर की विधायिका को स्थानीय निवासियों को परिभाषित करने का जो है ये अधिकार देता था। इस अनुच्छेद के अंतर्गत बात ये की गई थी कि जो स्थायी नागरिकों को यहाँ पर जमीन खरीदने, कारोबार करने, नौकरी आदि के बारे में जो है विशेष प्रावधान मतलब किए गए थे इसमें। फिर उसके बाद ये अगस्त 2019 में भारतीय संसद ने अनुच्छेद 370 एवं अनुच्छेद जो कि ये 35A के तहत क्या किया, जम्मू और कश्मीर को प्रदत्त जो ये विशेष दर्जा था इसको मतलब समाप्त कर दिया, इसको ये कर दिया समाप्त। और ये जो जम्मू और कश्मीर एवं जो लद्दाख थे इनको दो पृथक केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में पुनर्गठित कर दिया। कब, 31 अक्टूबर 2019 को। इसके बाद यहाँ पर ये 11 दिसंबर 2023 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने जो है इन्होंने एक फैसला लिया। इस फैसले में मतलब केंद्र सरकार द्वारा संविधान के अनुच्छेद 370 एवं अनुच्छेद ये 35 ये जो था इसको निरस्त करने के निर्णय को यहाँ पर ये सर्वोच्च न्यायालय था, इसने भी इसको मतलब वैध ठहरा दिया। इसके बाद ये सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार जो 5 अगस्त 2019 को हुआ निर्णय था जो कि ये संवैधानिक एकीकरण को बढ़ाने के उद्देश्य से लिया गया था, ना कि जो है इसका उद्देश्य मतलब विघटन करना था। आगे यहाँ पर बात करेंगे जो भी यहाँ पर इसमें, क्योंकि इतना जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है हम इसमें उसी को देखेंगे। यहाँ पर अब क्या है, अब यह है कि अनुच्छेद 370 तो निरस्त हो चुका है, जो मतलब अब जम्मू और कश्मीर के संविधान को कोई अस्तित्व नहीं देता है। और यहाँ पर यह न्यायालय ने केंद्र सरकार को जम्मू और कश्मीर के राज्य के दर्जे को बहाल करने और वर्ष 2024 तक क्या है विधानसभा चुनाव कराने का यहाँ पर भी मतलब निर्देश दे दिया है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2023 एवं जम्मू और कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 की। तो इसमें यहाँ पर क्या हुआ था, 11 दिसंबर 2023 को भारतीय संसद ने जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2023 और जम्मू और कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 को पारित किया था। इस विधेयक का उद्देश्य जो था तो जम्मू और कश्मीर आरक्षण अधिनियम 2004 की धारा जो 2 है इसमें संशोधन करना था। यहाँ पर इसमें संशोधन करके ये जम्मू और कश्मीर आरक्षण अधिनियम 2004 में अनुसूचित जाति और जनजाति और अन्य जो भी मतलब सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के सदस्य थे उनके लिए यहाँ पर नौकरियों और व्यवसाय संस्थानों में ये प्रवेश में जो है आरक्षण का प्रावधान यहाँ पर ये करता था। और यहाँ पर ये पारित विधेयक जो था तो इसमें जम्मू और कश्मीर आरक्षण अधिनियम 2004 में वर्णित जो कमजोर और वंचित वर्ग था, मतलब कि सामाजिक जाति शब्द को अन्य पिछड़ा वर्ग शब्द से जो है यहाँ पर क्या प्रतिस्थापित करने का प्रावधान किया गया था। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन ये संशोधन विधेयक 2023 जो था
तो इसमें ये पारित विधेयक वर्ष 2019 के पुनर्गठन अधिनियम में संशोधन प्रस्तावित करता था। और इस संशोधन के अंतर्गत जो क्या था, तो इसमें कश्मीरी प्रवासियों में से अधिकतम 2 सदस्यों को विधानसभा में नामित करने का प्रावधान किया गया था, जिसमें एक जो है महिला सदस्यों होने का प्रावधान किया गया था। और इसके अतिरिक्त यहाँ पर यह भी बात की गई कि उपराज्यपाल द्वारा विधानसभा में एक सदस्य पाकिस्तान के कब्जे वाले, जो कि मतलब कश्मीर पाक पर विस्थापित व्यक्तियों में से नामित किया जा सकता है। यहाँ पर ये सभी मतलब प्रावधान किए गए थे इसके तहत। और इस विधेयक में जम्मू और कश्मीर विधानसभा में सीटों की कुल संख्या कितनी 107 से बढ़ाकर जो है 114 करने का प्रस्ताव किया गया था। और इन सदस्यों में 7 सीटें ये अनुसूचित जाति और 9 सीटें कितनी अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित होंगी, ये बात भी यहाँ पर की गई थी। बाकी यहाँ पर ये जो था, इनमें से 43 सीटें कितनी जम्मू में और जो है कितनी 47 सीटें कश्मीर में होने की बात की गई थी। और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के लिए जो कितनी 24 सीटें आरक्षित की गई थी इसमें। अब यहाँ पर देख लेते हैं ये जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन द्वितीय संशोधन जो ये हुआ था 2023 में, इसको 12 दिसंबर 2023 को लोकसभा द्वारा पारित किया जाता है, फिर 18 दिसंबर 2023 को राज्यसभा के द्वारा पारित कर दिया जाता है। और इसमें इस विधेयक के माध्यम से जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 में जो है संशोधन हो जाते हैं। और इस विधेयक के अनुसार जहां तक संभव होता है जम्मू और कश्मीर विधानसभा में ये सभी निर्वाचित सीटों में से महिलाओं के लिए 1/3 सीटें जो है आरक्षित करने की बात मतलब यहाँ पर ये प्रावधान किए जाते हैं। और इस आरक्षण विधान में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए जो है सीटों पर मतलब आरक्षण लागू भी हो जाता है। और इस विधेयक का प्रावधान जो है विधेयक के कानून बनने के बाद संचालित होने वाली जनगणना के बाद ये क्या है, ये जनगणना के बाद मतलब प्रभावी होगा। अब नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे मेरा युवा भारत। ये मेरा युवा भारत जो, तो इसके 15 अगस्त 2022 को ये भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मनाई गई थी। और ये 75वीं वर्षगांठ से लेकर जो है 100वीं वर्षगांठ तक की 25 वर्षीय अवधि को यह क्या यहाँ पर ये अमृतकाल की संज्ञा दी गई थी। जो ये मतलब 75वीं वर्षगांठ से लेकर कितनी 100वीं वर्षगांठ के जो मतलब ये 25 वर्ष थे, इनको अमृतकाल की संज्ञा दी गई थी। और यहीं पर ये भारत की युवाओं को देश के भविष्य रचने में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी थी। और क्योंकि देश में वर्ष 2047 तक अमृत भारत जो है ये अमृत भारत का निर्माण करने के लिए एक क्या है परिवर्तनकारी विकास यात्रा पर आगे बढ़ रहा है, इसलिए यहाँ पर ये विजन 2047 को साकार करने के लिए एक ऐसे फ्रेमवर्क की आवश्यकता होगी जो कि ग्रामीण युवाओं और शहरी युवाओं को क्या है मतलब ग्रामीण और शहरी युवाओं पर यहाँ पर ये ऐसी बात की गई थी कि ये जो है ग्रामीण और शहरी युवाओं को एक साथ मतलब मंच पर ला सके। इसी के यहाँ पर ये मेरा युवा भारत के रूप में एक ये व्यापक सक्षम तंत्र की स्थापना का यहाँ पर निर्णय लिया गया था। इसमें जो है ये 31 अक्टूबर 2023 को राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने नई दिल्ली स्थित कर्तव्य पथ पर जो है देश के युवाओं के लिए मेरा युवा भारत मंच का यह शुभारंभ किया था। मेरा युवा भारत मंच ये जो है युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय ये भारत सरकार द्वारा स्थापित एक जो है क्या स्वायत्त निकाय है। यार यहाँ पर ये मेरा युवा भारत जो है मेरा युवा भारत को देश की युवाओं के लिए एक ही स्थान पर एक संपूर्ण सरकारी मंच के रूप में सेवाएं प्रदान करने के लिए इसको स्थापित किया गया है। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है हम सिर्फ उन्हीं को देखेंगे। तो मेरा युवा भारत मंच जो है तो ये राष्ट्रीय युवा नीति में दी गई युवा की परिभाषा के अनुरूप जो है ये चीज़ यहाँ पर ये फैक्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मेरा युवा भारत मंच राष्ट्रीय युवा नीति में जो दी गई मतलब युवा की यूथ की परिभाषा है उसमें ये 15 से लेकर 29 वर्ष की आयु वर्ग के युवाओं को इसमें लाभान्वित करने की बात की गई है। और लेकिन यहाँ पर विशेष रूप से जो है किशोरों के लिए बनाए गए इस कार्यक्रम के घटकों के मामले में क्या है लाभार्थी कितने होंगे, कितने मतलब एज तक के होंगे, तो ये 10 से 19 आयु के वर्ग के मतलब होंगे। और मेरा युवा भारत जो है ये डिजिटल मतलब मंच है। बाकी यहाँ पर कोई फैक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, देखते हैं नेक्स्ट है आज़ादी की अमृत महोत्सव का समापन। ये आज़ादी की अमृत महोत्सव का मतलब समापन तो ये भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने के बाद मनाया गया। यह आज़ादी की अमृत महोत्सव का समापन ये मनाया गया कितने स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने पर यह उत्सव मनाया गया। और इसमें ये आज़ादी के अमृत महोत्सव के दौरान ही प्रतिवर्ष 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई। और 26 दिसंबर को ये साहिबजादा जोरावर सिंह और ये साहिबजादा फतेह सिंह की शहादत की याद में
क्या है, ये वीर बाल दिवस के रूप में इसको मनाने की घोषणा भी की गई है। और आज़ादी का अमृत महोत्सव के दौरान ही प्रतिवर्ष कब, ये 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है। बाकी यहाँ पर ये 31 अक्टूबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर ये नई दिल्ली में स्थित कर्तव्य पथ पर मेरी माटी मेरा देश अभियान की जो है ये अमृत कलश यात्रा के समापन समारोह में इसमें भाग लिया था। और इसका जो है ये आज़ादी की अमृत महोत्सव का समापन भी हो गया। और यहाँ पर आज़ादी के अमृत महोत्सव की आधिकारिक शुरुआत ये हुई कब थी, तो ये 12 मार्च 2021 को हुई थी। आज़ादी के अमृत महोत्सव की आधिकारिक शुरुआत जो हुई थी तो ये 12 मार्च 2021 को हुई थी। आज़ादी के अमृत महोत्सव के समापन के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने जो है शीर्ष प्रदर्शन करने वाले 3 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ जो है ये मंत्रालयों और विभागों को आज़ादी का अमृत महोत्सव पुरस्कार प्रदान किए। तो यहाँ पर ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है कि ये जो मतलब पुरस्कार प्रदान किए गए हैं आज़ादी अमृत महोत्सव के दौरान जो उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले शीर्ष 3 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को प्रदान किए गए, तो उसमें फर्स्ट पे रहा जम्मू कश्मीर, सेकेंड पे गुजरात, ये थर्ड पे हरियाणा और राजस्थान, ये दोनों रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, और यहाँ पर ये जो है तो इसमें आज़ादी का अमृत महोत्सव के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले जो शीर्ष 3 मंत्रालय रहे हैं, मंत्रालय जो 3 हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। पहला रहा है केंद्रीय विदेश मंत्रालय, दूसरा रहा है केंद्रीय रक्षा मंत्रालय और तीसरा है वो केंद्रीय रेल मंत्रालय एवं जो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय रहा है। और यहीं पर ये मोदी जी ने जो है ये नई दिल्ली में स्थित कर्तव्य पथ पर ही क्या अमृत महोत्सव स्मारक का शिलान्यास भी किया। देख लेते हैं मेरी माटी मेरा देश। तो ये मेरी माटी मेरा देश जो है ये तो एक देशव्यापी लोकाभिमुख जो अभियान है, उसमें भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में इसको आयोजित किया गया था। बाकी यहाँ पर ये इस अभियान की टैग लाइन इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, मिट्टी को नमन वीरों को वंदन। इसकी जो है मतलब टैग लाइन है ये है कि मिट्टी को नमन वीरों को वंदन। अब बात करेंगे नमो भारत ट्रेन। सबसे पहले तो मतलब फैक्ट यहाँ पर यही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि नमो भारत ट्रेन जो है तो ये भारत की पहली रैपिड रेल सेवा है। भारत की पहली रैपिड रेल सेवा नमो भारत ट्रेन। यहाँ पर जो है इसका मतलब इसके निर्माण के माध्यम से देश में क्या होगा, क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को रूपांतरित करने के प्रधानमंत्री के विजन के अनुरूप क्या है, क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट प्रणाली का विकास किया गया। और यहाँ पर इसमें जो है ये क्षेत्रीय नोड्स को राजधानी में क्षेत्रीय नोड्स को जोड़ने वाली एक नई रेल आधारित प्रणाली है। और यह एक जो है समर्पित उच्च गति उच्च क्षमता से युक्त आरामदायक यात्री परिवहन सेवा है। यहाँ पर ये चीज़ इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ पर ये चीज़ मतलब इम्पोर्टेंट इतनी हो जाती है कि ये जो है मतलब अपेक्षाकृत क्या है, लंबी दूरी जो मतलब अधिक दूर तक दूरी की यात्रा करते हैं, ये लंबी दूरी तक यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए इसको विकसित किया गया है। और इसमें क्या होगा, ये गति मेट्रो रेल से लगभग कितनी 3 गुनी अधिक होगी। मेट्रो रेल से इसकी जो है स्पीड होगी लगभग कितनी 3 गुनी अधिक होगी। और ये क्या होगा, ये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए विभिन्न महत्वपूर्ण नगरों को आपस में जोड़ने का जो है काम करेगी। नेक्स्ट यहाँ पर आगे बात करेंगे, इसके तहत जो है ये 8 मतलब गलियारे निम्नोक्त हैं, इनको 8 ये इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। जिस पर पहला दिल्ली गाजियाबाद मेरठ को जोड़ेगी, दिल्ली गुरुग्राम एसएनबी अलवर दिल्ली और दिल्ली पानीपत को, दिल्ली फरीदाबाद बल्लभगढ़ और पलवल को, गाजियाबाद खुर्जा दिल्ली ये गाजियाबाद और खुर्जा को, दिल्ली बहादुरगढ़ और रोहतक को, गाजियाबाद हापुड़ और दिल्ली ये शाहदरा और बड़ौद को, मतलब ये 8 गलियारे इसमें निम्नोक्त हैं। यहाँ पर इसको जो है 20 अक्टूबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद स्थित ये साहिबाबाद रैपिडेक्स पर स्टेशन पर जो है दिल्ली गाजिया मेरठ गलियारे के प्राथमिकता वाले खंड का उद्घाटन किया। और इसके साथ ही जो है यहाँ पर इसके साथ ही उन्होंने भारत की पहली रैपिड रेल सेवा नमो भारत ट्रेन राष्ट्र को ये समर्पित कर दी। यहाँ पर ये साहिबादा से दुहाई डिपो को जोड़ने वाली नमो भारत रैपिड एक्स ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। और यहीं पर ये क्षेत्रीय त्वरित परिवहन प्रणाली का शुभारंभ भी किया गया। इसके तहत जो क्या होगा, तो दिल्ली गाजियाबाद मेरठ गलियारे की कुल लंबाई कितनी है, तो ये 82.15 किलोमीटर है। और ये भारत की जो पहली क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट प्रणाली की डिजाइन गति कितनी है, तो ये 180 किलोमीटर प्रति जो है घंटे होगी। इस गति के साथ ही दिल्ली से मेरठ तक की दूरी कितनी 1 घंटे में जो तय की
की जा सकेगी। दिल्ली से मेरठ तक की जो दूरी है मतलब उसको अब केवल कितने 1 घंटे में भी मतलब कम समय में इसको तय किया जा चुकेगा। और ये जो चलेगी मतलब तो ये इसकी जो है एवरेज मतलब स्पीड कितनी होगी 160 है, और जबकि मतलब ये जो संचालन गति होगी इसकी तो ये 160 किलोमीटर होगी, और जबकि मतलब जो एवरेज स्पीड उसकी होगी ये 100 किलोमीटर होगी। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे गंगीय डॉल्फिन, जिसको ये अभी हाल ही में गंगीय डॉल्फिन को क्या है उत्तर प्रदेश का जलीय जीव घोषित किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ तो यहाँ पर यही हो जाती है कि उत्तर प्रदेश का जलीय जीव, अगर जो भी मतलब यूपी का एग्जाम होने वाला है तो यहाँ से अगर कोई भी क्वेश्चन बनेगा तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही पूछा जा सकता है कि गंगीय डॉल्फिन मतलब उत्तर प्रदेश का जलीय जीव किसको घोषित किया गया है, तो ये किसको, गंगेय डॉल्फिन को। गंगेय डॉल्फिन जो है तो ये क्या है, डॉल्फिन विश्व में मतलब मीठे पानी में पाई जाने वाली है, ये फ्रेश वाटर मछलियां हैं। इसमें ये डॉल्फिन की 4 प्रजातियां होती हैं, जिसमें से ये मतलब इसके अतिरिक्त जो है क्या है शेष मतलब मीठे पानी की है, ये मतलब सभी मीठे पानी की होती है। और डॉल्फिनों में यांगचे नदी चीन में ये पाई जाती हैं। जो मतलब प्रजातियां हैं ये चीन में कहाँ पर, यांगचे नदी में पाई जाती हैं। और बैजी डॉल्फिन कहाँ पर, ये सिंधु नदी में पाई जाने वाली, यांगचे नदी में पाई जाने वाली बैजी है, और बैजी डॉल्फिन है। और सिंधु नदी में पाई जाने वाली जो है ये भूलन डॉल्फिन है। और अमेजन नदी में पाई जाने वाली वोटो डॉल्फिन है। तो ये इनके नाम याद रखिए, अगर ज़्यादा डीप में क्वेश्चन पूछता है तो पूछ सकता है यहाँ से कि कौन सी मतलब जो डॉल्फिन है ये किस नदी में कहाँ पर मतलब पाई जाती है। तो यांगचे नदी चीन में ही पाई जाती है बैजी, सिंधु नदी में पाई जाती है भूलन डॉल्फिन, और अमेजन में पाई जाती है कौन, वोटो डॉल्फिन। आगे बात करेंगे यहाँ पर वर्ष 2006 में नदी, ये चीन की नदी डॉल्फिन को मतलब यहाँ वर्ष 2006 से क्या है चीन की नदी में डॉल्फिन को यहाँ पर विलुप्त घोषित कर दिया गया था। यहाँ पर ये डॉल्फिन को विलुप्त घोषित कर दिया गया था। और ये जो गंगा नदी की डॉल्फिन है, गंगा नदी की डॉल्फिन है तो इसको टाइगर ऑफ द गंगा के नाम से भी जाना जाता है। गंगा नदी को जो डॉल्फिन है तो ये टाइगर ऑफ द गंगा के नाम से जाना जाता है। और गंगा नदी की डॉल्फिन जो है, गंगा नदी की डॉल्फिन ये केवल क्या है, ये केवल मीठे पानी में ही रह सकती है, ये केवल फ्रेश वाटर में ही रह सकती है। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये भी हो जाता है कि ये जो मतलब स्तनधारी और ये मतलब अंधी होती है। डॉल्फिन क्या है, जो है अंधी होती है। और ये डॉल्फिन जो है मतलब अपनी सुरक्षा मतलब जो भी शिकारी वगैरह होते हैं तो ये अल्ट्रासोनिक ध्वनि तरंगों को सुन करके जो है क्या है अपनी मतलब सुरक्षा करती है शिकारियों से। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे ये उत्तर प्रदेश सरकार के वन विभाग के द्वारा अभी गंगेय डॉल्फिन को प्रदेश का जलीय जीव के रूप में मान्यता दी है। इसको तो देख ही चुके हैं। अभी इसकी पूर्व जो है केंद्र सरकार ने मई 2010 में गंगा नदी डॉल्फिन को क्या है राष्ट्रीय जलीय जीव अधिसूचित किया था। उसके बाद 2008 में गंगा नदी डॉल्फिन को असम सरकार द्वारा राज्य का जलीय जीव मतलब असम सरकार ने 2008 में इसको डॉल्फिन को जो है राज्य का जलीय जीव घोषित किया था। और 2019 में पंजाब ने सिंधु नदी की डॉल्फिन को राज्य का जलीय जीव घोषित किया था। और उत्तर प्रदेश की राज्य जलीय जीव तो क्या थे, ये चितला है। जबकि देसी मांगुर ये बिहार की राज्य की मतलब मछली है। कौन, देसी मांगुर। और ये गंगा नदी डॉल्फिन को जो है अभी इंडेंजर्ड श्रेणी में इसको वर्गीकृत किया गया है। किस ICUN की जो रेड लिस्ट है उसमें इसको इंडेंजर्ड मतलब श्रेणी में रखा गया है गंगा नदी डॉल्फिन को। और गंगा नदी डॉल्फिन को जो है तो ये वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये भी हो जाती है कि ये एक फैक्ट ये भी यहाँ पर बन जाता है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया था, ये 1972 में आया था। इसको जो है इसमें रेड लिस्ट में इसकी जो है ICUN की रेड लिस्ट है, इसमें इसको इंडेंजर्ड श्रेणी में रखा गया है। नेक्स्ट यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट और भी है, उनको देख लेते हैं। अभी ये घोल मछली जो है तो ये गुजरात की राज्य मछली इसको घोषित किया गया है। किसको, घोल फिश को। घोल फिश को ये गुजरात की मतलब राज्य मछली के रूप में इसको घोषित किया गया है। और इसका जो है साइंटिफिक नाम जो है तो ये प्रोटोनिबिया डाइकैंथस है। प्रोटोनिबिया डाइकैंथस है इसका नाम। और ये भारत में पाई जाने वाली जो है सबसे बड़ी मछलियों में से एक है। ये जो है गोल्डन और ब्राउन कलर की होती है। और ये गुजरात के अलावा कहाँ पर, महाराष्ट्र के समुद्री क्षेत्रों में पाई जाती है। इसको गोल्ड फिश भी इसको कहते हैं। और गुजरात सरकार ने जो घोल मछली है उसके आर्थिक मूल्य और विशिष्टता के कारण जो है इसको राज्य मछली का दर्जा दिया है। नेक्स्ट यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये भी देख लेते हैं कि जो ये गंगा नदी के किनारे गंगा नदी के मतलब डॉल्फिन महत्वपूर्ण आवासों को संरक्षित रूप से मतलब के क्षेत्रों में अधिसूचित किया गया है, जिसमें जो है विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य बिहार का शामिल है।
और ये विक्रमशिला ये गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य बिहार के कहाँ पर, भागलपुर जिले में स्थित है। आगे बात करेंगे यहाँ पर, यहीं भारत में प्रतिवर्ष जो है 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। कब? 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 15 अगस्त 2020 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने नदी और समुद्री दोनों डॉल्फिनों के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट डॉल्फिन की घोषणा की थी। ये प्रोजेक्ट डॉल्फिन चलाया था। नेक्स्ट है आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य पहल। आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य पहल, तो ये भारत में 5 लाख से अधिक पंजीकृत आयुर्वेदिक जो मतलब चिकित्सालय हैं, भारत में जो मतलब आयुर्वेदिक चिकित्सालय हैं, तो ये 5 लाख से अधिक पंजीकृत आयुर्वेदिक चिकित्सालय हैं। बाकी यहाँ पर ये जो केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद है, इसने नई आयुर्वेदिक ये केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान परिषद अनुसंधान परिषद ने नई दिल्ली में आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य पहल को लॉन्च किया है। इसके द्वारा इसको केंद्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद के द्वारा नई दिल्ली में इसको लॉन्च किया गया। और इस पहल को मतलब आयुर्वेद के क्षेत्र में संलग्न चिकित्सकों के लिए लॉन्च किया गया, मतलब जो भी आयुर्वेद के क्षेत्र से संबंधित चिकित्सक हैं उनके लिए लॉन्च किया गया है आयुर्वेद के क्षेत्र में, जिससे है नवाचार को बढ़ावा दिया जा सके। देखते हैं नेक्स्ट है भारतीय भेषज संहिता आयोग। भारतीय भेषज संहिता आयोग PDG का सदस्य। यहाँ पर भारतीय भेषज संहिता आयोग जो है, तो ये केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से भारतीय भेषज संहिता आयोग, ये इंडियन फार्माकोपियो कमीशन द्वारा इसको प्रकाशित किया गया है। और यहाँ पर ये भारतीय भेषज संहिता को भारत में निर्मित या विपणन की जाने वाली दवाओं के मानकों की आधिकारिक पुस्तक के रूप में इसको मान्यता भी दी गई है। ये इंडियन फार्माकोपियो कमीशन जो है, ये केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का एक स्वायत्त संस्थान है। इसने देश में दवाओं के मानकों को निर्धारित करने के लिए इस आयोग का जो है गठन किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, ये फार्माकोपियल वार्ता जो है, ये फार्माकोपियल डिस्कशन ग्रुप की वार्षिक बैठक अभी हैदराबाद में ये आयोजित की गई, हैदराबाद में इसका संपन्न हुई। और यह जो है अमेरिका, यूरोप और जापान के बाहर आयोजित होने वाली जो है प्रथम बैठक थी। जो फार्माकोपियल ये डिस्कशन ग्रुप अभी हैदराबाद में की गई, तो ये अमेरिका, यूरोप और जापान के बाहर जो आयोजित होने वाली मतलब प्रथम बैठक थी। नेक्स्ट यहाँ पर जो भी मतलब बाकी इसको ये दवाओं के मतलब ये जो वैश्विक मानकों के अनुरूप ये दवाओं की गुणवत्ता और मानकों को डिजाइन करने के लिए मतलब इसको स्थापित किया गया है इस आयोग को। बस यही एक फैक्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। और ये इसकी बैठक जो है भारत से बाहर ये मतलब अमेरिका, यूरोप और जापान के बाहर आयोजित की गई हैदराबाद में, तो ये प्रथम बैठक है इसकी, ये एक फैक्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है समक्का शरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय। समक्का शरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय जो है, तो ये समक्का शरक्का जठारा कुंभ मेला के बाद दूसरा भारत का सबसे बड़ा मेला है। इस तो माइंड में यहाँ पर एक चीज़ ये भी आनी चाहिए कि जो है ये समक्का शरक्का जठारा कुंभ मेला जो है, कुंभ मेला के बाद ये भारत का मतलब ये जो है कुंभ मेला के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला है। तो कुंभ मेला जो है तो ये भारत का सबसे बड़ा मेला है। इसमें क्या है, समक्का शरक्का, ये समक्का सरलक्का जठारा यो मेदाराम जठारा के नाम से भी इसको जाना जाता है। और यह एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय मेला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट होती है ये भी हो जाता है कि एशिया को जो है सबसे बड़ा जनजातीय मेला है। और इसका आयोजन भी तेलंगाना के दूसरे सबसे बड़े जनजातीय समुदाय कोया जनजाति के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? कोया जनजाति के द्वारा, जो कि मतलब तेलंगाना का दूसरा सबसे बड़ा जनजातीय समूह है। और ये एक द्विवार्षिक मेला है, द्विवार्षिक मेला है जो कि कहाँ पर, तेलंगाना के मुलुगु जिले के तड़वाई मंडल स्थित ये मेदाराम गांव में आयोजित किया जाता है। और यह मेला जो है देवी समक्का एवं सरलम्मा सरक्का के सम्मान में इसको आयोजित किया जाता है। किसको? ये जनजातियों के द्वारा मतलब इसका आयोजन किया जाता है। और यहाँ पर क्या था, यहाँ पर ये माँ बेटी की इस जोड़ी ने 12वीं शताब्दी में काकतीय शासकों द्वारा सूखे की स्थिति के दौरान जनजातीय लोगों पर कर लगाए जाने के विरोध में विद्रोह किया था। और समक्का सरक्का जठारा को तेलंगाना सरकार द्वारा क्या है, ये स्टेट फेस्टिवल भी इसको घोषित किया गया है। आगे बात करेंगे यहाँ पर, इसमें जो है 4 अक्टूबर 2023 को मोदी जी की अध्यक्षता में ये मतलब प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2023 को ये संसद में प्रस्तुत करने की स्वीकृति दी। और इस विधेयक का उद्देश्य जो है तो केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 में संशोधन करना है, क्योंकि यहाँ पर एक इससे संबंधित जो है विश्वविद्यालय भी मतलब स्थापित किया गया। तो ये संशोधन जो है तो समक्का सरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना के उद्देश्य से
किया गया और यह विश्वविद्यालय तेलंगाना के मुलुगु जिले में स्थापित किया जाएगा। कहाँ पर? मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, ये समक्का सरका केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय जो है तो ये तेलंगाना के कहाँ पर? मुलुगु जिले में इसको स्थापित किया जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर ट्रेवल फॉर लाइफ। ट्रेवल फॉर लाइफ मिशन जो है तो ये भारत के नेतृत्व वाला एक शैक्षिक जन आंदोलन है और इसका उद्देश्य जो है तो ये पर्यावरण की रक्षा एवं संरक्षण के लिए व्यक्तिगत एवं जो है सामुदायिक कार्यवाही को प्रेरित करना है। इसका उद्देश्य जो है मिशन लाइफ मिशन का ट्रेवल फॉर लाइफ जो है मिशन, तो इसका उद्देश्य जो है ये पर्यावरण की रक्षा और संरक्षण के व्यक्तिगत और सामुदायिक कार्यवाही, मतलब ये पर्यावरण के लिए संरक्षण से संबंधित है। बाकी यहाँ पर लाइफ शब्द का जो तात्पर्य है तो पर्यावरण के लिए जीवन शैली से संबंधित है, लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट से ये संबंधित है। और इस मिशन को जो है सर्वप्रथम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 1 नवंबर 2021 को कहाँ पर ग्लासगो यूनाइटेड किंगडम में इसको आयोजित किया गया था। कहाँ पर इसको आयोजित किया गया था? मिशन लाइफ को ये सर्वप्रथम मोदी जी के द्वारा कहाँ पर? ये ग्लासगो यूनाइटेड किंगडम में इसको ये लाइफ मिशन को आयोजित किया गया था। और यहाँ पर ये 20 अक्टूबर 2022 को मोदी की अध्यक्षता में ही एकता नगर गुजरात में स्थित स्टैचू ऑफ यूनिटी से मिशन लाइफ की औपचारिक शुभारंभ की घोषणा की गई थी। कहाँ से? गुजरात की एकता नगर में है स्टैचू ऑफ यूनिटी। और इसके तहत वर्ष 2028 तक क्या है, भारत में लगभग कितने 80% गाँवों में स्थानीय और शहरी निकायों के जो है पर्यावरण को यहाँ पर ये अनुकूल बनाने के लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। और यहाँ पर ये भारत मतलब लाइफ मिशन को अपने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदानों में शामिल करने वाला क्या है, ये पहला देश है। भारत जो है पहला देश है। आगे बात करेंगे यहाँ पर यहीं पर भारत ने विश्व पर्यटन दिवस 2023, ये विश्व पर्यटन दिवस 2023 के अवसर पर भारत मंडपम नई दिल्ली में ट्रेवल फॉर लाइफ कार्यक्रम को जो है वैश्विक रूप से लॉन्च किया था। और इस कार्यक्रम को केंद्रीय पर्यावरण और वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और संयुक्त राष्ट्र विकास पर्यटन संगठन और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की भागीदारी में क्या है प्रारंभ किया गया था। और यह एक क्षेत्रीय कार्यक्रम है, मतलब क्षेत्रीय कार्यक्रम है लाइफ मिशन जो है। बाकी यहाँ पर जो है ये ट्रेवल फॉर लाइफ के अंतर्गत 8 जो है मतलब केंद्रीय विषय चिन्हित किए गए हैं, इनको देख लेते हैं। पहला है शिव एनर्जी। इसके अंतर्गत जो ये 8 मतलब केंद्रीय विषय चिन्हित किए गए हैं। पहला है उसमें सेव एनर्जी, ऊर्जा की बचत। सेकेंड है सेव वाटर। नेक्स्ट है से नो टू सिंगल यूज प्लास्टिक, एकल प्रयोग प्लास्टिक का बहिष्कार। नेक्स्ट है रिड्यूस वेस्टेज, जो कि मतलब अपशिष्ट को कम करना। नेक्स्ट है यहाँ पर स्थानीय व्यवसायों और समुदायों का सशक्तिकरण जो है एम्पावर लोकल बिजनेस एंड कम्युनिटीज। नेक्स्ट है जो है स्थानीय संस्कृति एवं धरोहर का जो है सम्मान करना। नेक्स्ट है स्थानीय खाद्य पदार्थों का जो है सेवन करना। नेक्स्ट है यहाँ पर ये प्राकृतिक धरोहर का संरक्षण। ये 8 जो है विषय इसकी इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पर ये ट्रेवल फॉर लाइफ कार्यक्रम जो है तो ये अलग अलग क्षेत्रों के लिए प्रारंभ किया गया। इसमें स्वच्छता के लिए ट्रेवल फॉर लाइफ और ग्रामीण पर्यटन के लिए ट्रेवल फॉर लाइफ, ये मतलब अलग अलग क्षेत्रों के लिए जो है प्रारंभ किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर आगे बात करेंगे सर्वश्रेष्ठ पर्यटन अभिग्राम प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। इसके ये केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय के द्वारा इसको संचालित किया गया है। सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम प्रतियोगिता। और इसमें इसका मतलब उद्देश्य है इसका उद्देश्य जो है ऐसे गाँवों को सम्मानित करना है जो कि ग्रामीण पर्यटन स्थल का सबसे अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करता हो। ये 27 सितंबर 2023 को विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर इसमें मतलब है सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्रामों को पुरस्कारों की घोषणा की गई। इसके तहत कुल कितने जो है ये 35 गाँवों को वितरित किए गए। पुरस्कार जो है ये 35 गाँवों को वितरित किए गए, जिसमें से 5 गाँवों को ये गोल्ड और 10 गाँवों को सिल्वर और 20 गाँवों को ये ब्रॉन्ज श्रेणी में रखा गया इसमें। तो यहाँ पर देख लेते हैं पहला जो यहाँ पर ये स्वर्ण श्रेणी में जो मतलब गोल्ड मेडल दिए गए, तो पहला उसमें ये दावर जो कि बांदीपुर जम्मू कश्मीर का गांव रहा। सेकंड पे रहा शर्मोली जो कि ये पिथौरागढ़ उत्तराखंड का रहा। थर्ड पे रहा रेड एक जो कि ममित मिजोरम का रहा। फोर्थ पे रहा कौन कंथालूर इडुक्की जो कि केरल का रहा। मंडला जो कि फिफ्थ पे रहा मंडला जो कि पन्ना मध्य प्रदेश का मतलब ये गाँव रहा।
तो ये तो इतने इम्पोर्टेंट खैर नहीं है, बाकी यहाँ पर ये मतलब इम्पोर्टेंट हो जाता है कि रजत श्रेणी में पुरस्कृत गाँव में उत्तर प्रदेश का ये कुरोना ग्राम जो रहा, ये यूपी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। रजत श्रेणी में जो मतलब पुरस्कार प्रदान किए गए तो उनमें उत्तर प्रदेश का ये कि कुरोना ग्राम जो है शामिल रहा। आगे बात करेंगे यहाँ पर, नेक्स्ट है भारत ऑर्गेनिक्स ब्रांड। भारत ऑर्गेनिक्स ब्रांड जो है तो इसको 25 जनवरी 2030 को मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 2002 के तहत क्या है, राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड को पंजीकृत किया गया। और इसमें क्या हुआ, ये राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड जो है, तो राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड के गठन को यहाँ पर ये मंजूरी प्रदान कर दी गई। उसके बाद ये प्रधानमंत्री मोदी के सहकार से समृद्धि विजन के अनुरूप क्या हुआ, ये मोदी का एक मतलब सहकार से समृद्धि विजन, तो इसमें भारत को जैविक उत्पादों में विश्व में अग्रणी बनाने हेतु क्या है, ये मतलब संबंधित किससे रहा, तो ये भारत को जैविक उत्पादों में विश्व में अग्रणी बनाने से संबंधित रहा। राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड की स्थापना इसकी की गई थी इसके लिए। यहाँ पर जो है तो इसका लक्ष्य मतलब जैविक खेती करने वाले किसानों और उत्पादक संगठनों को बाजार तक सीधी पहुंच प्रदान करना और उनको जो है मतलब उनकी उपज और मुनाफे में वृद्धि करना, इसका जो है उद्देश्य रहा। और ये राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पर, तो आनंद गुजरात में है। इसका हेडक्वार्टर आनंद गुजरात में है। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, ये राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड को द्वारा जो है नई दिल्ली में सहकारिता के माध्यम से जैविक उत्पादों को बढ़ावा देना विषय पर एक मतलब संगोष्ठी भी आयोजित की गई। और इसी मौके पर जो केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के द्वारा ये भारत ऑर्गेनिक्स ब्रांड 6 के उत्पादों को यहाँ पर जारी किया गया है। बाकी यहाँ पर और कोई चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है फैक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है एकात्मकता की मूर्ति। एकात्मकता की मूर्ति ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। आदि शंकराचार्य जिन्हें कि मतलब शंकराचार्य के नाम से भी आदि शंकर जो है इन्हें शंकराचार्य के नाम से भी जाना जाता है। ये 8वीं शताब्दी के एक भारतीय वैदिक मतलब विद्वान थे। 8वीं शताब्दी के वैदिक विद्वान थे, उन्हें अद्वैत के ये समर्थक थे। इसका अर्थ जो है कि व्यक्तिगत आत्मा की एकात्मकता वननेस से, ये वननेस के जो है मतलब सिद्धांत को मानते थे। कौन, ये शंकराचार्य। इनका जन्म केरल के ये कालडी नामक ग्राम में हुआ था, एक मतलब नंबूदरी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इन्होंने श्रृंगेरीपुरी द्वारका एवं जो है बद्रीनाथ में यहाँ इन्होंने 4 मतलब ये मठों की स्थापना करवाई थी। इन्होंने किसने, शंकराचार्य ने। आगे यहाँ पर देखेंगे 21 सितंबर 2023 को मध्य प्रदेश के जो मतलब वर्तमान में मुख्यमंत्री थे शिवराज सिंह चौहान, इन्होंने ये स्टेचू ऑफ वननेस का अनावरण किया था। एकात्मकता की मूर्ति जो मतलब ये शंकराचार्य की मूर्ति थी, एकात्मकता की मूर्ति, इसका इन्होंने अनावरण किया था। और इस मूर्ति का अनावरण जो है ओंकारेश्वर में आयोजित शंकर वतरणम नामक एक समारोह के दौरान किया गया था। तो ये याद रखिए कहाँ पर किया गया था एकात्मकता की मूर्ति, तो मध्य प्रदेश में। आगे बात करेंगे इस अवसर पर यहाँ पर अद्वैतीय लोक संग्रहालय का भी शिलान्यास किया गया। और ये जो आचार्य शंकराचार्य की एक मतलब ये बहुधातु प्रतिमा थी, आचार्य शंकर संग्रहालय तथा आचार्य शंकर अंतर्राष्ट्रीय अद्वैतीय वेदांत संस्थान से युक्त इस बहुसंरचना परिसर का नाम जो रखा गया था, तो ये इसका नाम एकात्मक धाम रखा गया था। इसका नाम यहाँ पर ये एकात्मक धाम रखा गया। और एकात्मकता की मूर्ति जो थी, तो ये आदि गुरु शंकराचार्य की एक विशाल प्रतिमा थी। और ये मध्य प्रदेश की, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है, यह प्रतिमा मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के पुनासा तहसील के अंतर्गत कहाँ पर ओंकारेश्वर में मंधाता पर्वत पर स्थापित की गई। ये पूरा फैक्ट मतलब इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर। और इसकी ऊंचाई की बात करें तो ये 108 फीट इसकी ऊंचाई थी। और ये चलने की मुद्रा में मतलब चलने की मुद्रा में इसको दर्शाया गया था। बाकी यहाँ पर ये कितना इसका परसेंट रहा, ये कोई चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। और यह प्रतिमा कितनी 54 फीट ऊंचे एक आसन के ऊपर स्थित है। और इसमें 27 फीट ऊंचे कमल के पंखुड़ी जैसे आधार पर मतलब इसको बनाया गया है। मतलब कमल के जैसे फूल के जैसा जो है मतलब 27 फीट का बेस है, इसके ऊपर जो है इसको बनाया गया है। और ये जो है 500 वर्षों तक मतलब इसी प्रकार खड़ी रहेगी यहाँ पर। आगे बात करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर यह इस प्रतिमा का जो वैचारिक स्केच प्रसिद्ध चित्रकार थे वासुदेव कामत ने तैयार किया था। किसने, वासुदेव कामत ने। और इसी स्केच के आधार पर ही शोलापुर महाराष्ट्र के एक कुशल मूर्तिकार थे भगवान रामपुरे ने इसका निर्माण किया था एकात्मकता की मूर्ति का।
और यहाँ पर मतलब कुछ और इम्पोर्टेंट जो भी स्टैच्यू है उनको देख लेते हैं। भारत में स्थापित है ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है गुजरात में, तिरुवल्लुर प्रतिमा है तमिलनाडु में, गोमटेश्वर प्रतिमा ये कर्नाटक में है, हनुमान मूर्ति ये नई दिल्ली में है, और भगवान मुरुगन प्रतिमा तमिलनाडु में है, और मुरुदेश्वर भगवान शिव की प्रतिमा ये कहाँ पर है, कर्नाटक में स्थित है। अब बात कर लेते हैं स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी की। इसका भी मतलब इसकी भी अभी स्थापना की गई। तो ये 14 अक्टूबर 2023 को मेरीलैंड अमेरिका में बी आर अम्बेडकर की 19 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया। इसी प्रतिमा को स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी का नाम दिया गया। बी आर अम्बेडकर की प्रतिमा है, इसी को स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी जो है नाम दिया गया। और यह भारत से बाहर स्थित की गई बी आर अम्बेडकर की सबसे जो है ऊंची प्रतिमा है। यह प्रतिमा हैदराबाद स्थित डॉक्टर अम्बेडकर की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा की एक ही मतलब इसकी इसी प्रतिमा की एक प्रतिकृति है। और इस प्रतिमा के शिल्पकार जो है वो रामवी सुतार हैं। और ये श्री सुतार ने गुजरात स्थित विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा, जिसकी ऊंचाई कितनी 182 फीट है, ये मतलब 182 मीटर है, इसकी ऊंचाई जो है 182 मीटर है। इसको स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को भी डिजाइन किया है इन्होंने ही। नेक्स्ट आगे बात करेंगे यहाँ पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है। अप्रैल 2023 में तेलंगाना के तत्कालीन मतलब मुख्यमंत्री थे जो चंद्रशेखर राव ने भारत में स्थित बी आर अम्बेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया था। ये हैदराबाद में स्थित कांस्य प्रतिमा की ऊंचाई कितनी लगभग कितनी ऊंचाई जो है कितनी 125 फीट है और हैदराबाद में स्थित है। आगे बात करेंगे यहाँ पर अब ये राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का गठन किया गया है अभी। इसका जो है साइंटिफिक नाम क्या है, करकुमा लॉन्गा जिंजिबेरेसी, मतलब ये फैमिली का एक मेंबर है। कौन, कुरकुमा लॉन्गा। और ये एक सदाबहार और औषधीय गुणों से युक्त पौधा है, ये तो मतलब सभी को पता है। और यहाँ पर ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट ये हो जाता है, मुख्यतः भारतीय उपमहाद्वीप में कहाँ, दक्षिण पूर्व एशिया में उगाया जाता है। और ये कर्क्यूमिनाइड्स हल्दी में उपस्थित प्रमुख जैविक सक्रिय यौगिक होता है, जो कि क्या होता है, ये एंटी मतलब ऑक्सीडेंट का काम करता है। ये एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, एंटी जो है कैंसर गुणों के लिए भी उत्तरदायी होता है। और भारत विश्व में हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है। भारत विश्व में क्या है, हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता एवं निर्यातक है। ये तीनों चीजें मतलब हैं, ये उत्पादक भी है और उपभोक्ता भी है और निर्यातक भी है, उगाने में भी है और मतलब खाने में भी है। आगे है भारत विश्व में हल्दी का। वर्ष 2022-23 में भारत में हल्दी का उत्पादन लगभग कितना जो है 11.61 लाख टन था, जो कि वैश्विक हल्दी उत्पादन का कितना था 75% से भी अधिक था। भारत में सर्वाधिक हल्दी उत्पादक राज्य जो है तो उसमें शामिल है महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक एवं तमिलनाडु। और हल्दी के वैश्विक व्यापार में भारत की हिस्सेदारी लगभग कितनी है, भारत की हिस्सेदारी जो है हल्दी वैश्विक व्यापार में तो ये 62% से भी अधिक है। और यहीं पर ही अभी ये 4 अक्टूबर 2023 को भारत सरकार ने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड, नेशनल टर्मरिक बोर्ड के गठन को अधिसूचित किया है। यहाँ पर क्या होगा, इसके मतलब उत्पादों के विकास एवं संवर्धन पर इसमें ध्यान दिया जाएगा हल्दी के। और यहाँ पर इसके कुछ मतलब बोर्ड के अन्य कार्य हैं, उनको देख लेते हैं। तो यह हल्दी बोर्ड जो मतलब है, यह बोर्ड हल्दी के स्वास्थ्य संबंधी लाभों के विषय में जागरूकता बढ़ाएगा और हल्दी की खपत को बढ़ाने की दिशा में प्रचार वगैरह करेगा। और ये यहाँ पर इसके जो है मतलब ये वैल्यू एडेड हल्दी उत्पादों के लिए नागरिकों के पारंपरिक ज्ञान का भी विकास करेगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इसका एक ये कार्य रहेगा, तो ये राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के जो है केंद्रित गतिविधियों के माध्यम से वर्ष 2030 तक भारत द्वारा क्या है, हल्दी निर्यात जो है $1 बिलियन तक पहुंचाने का अनुमान यहाँ पर ये व्यक्त किया गया है। ये हल्दी के मतलब निर्यात को बढ़ाने के लिए क्या है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी नए बाजार जो है विकसित करने का काम करेगा ये हल्दी बोर्ड। नेक्स्ट है नारी शक्ति वंदन अधिनियम। नारी शक्ति वंदन अधिनियम ये जो है, इसको जो है अभी ये विगत वर्षों के दौरान जो क्या था, लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं में महिला आरक्षण विधेयक को पेश करने के कई प्रयास किए गए थे। इसको 11वीं लोकसभा में जो है मतलब प्रधानमंत्री थी एच.डी. देवगौड़ा के कार्यकाल में इसको 12 सितंबर 1996 को प्रस्तुत किया गया था। फिर इसको दूसरी बार जो है 12वीं लोकसभा में प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में भी 14 सितंबर 1998 को मतलब महिला आरक्षण विधेयक प्रस्तुत किया गया। फिर इसको तीसरी बार जब प्रस्तुत किया गया, ये 13वीं लोकसभा में ये प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में इसको प्रस्तुत किया गया। और इस संविधान जो है 85वां संशोधन विधेयक 1999 के नाम से इसको 23 सितंबर 1999 को महिला आरक्षण विधेयक को प्रस्तुत किया गया। इसको जो है मतलब यहाँ पर ये 3 बार प्रस्तुत किया गया, उसके बाद ये प्रस्तुत फिर यहाँ पर नहीं हो सका,
ये मतलब जो क्या है, मतलब यहाँ पर ये कानून नहीं बन सका 3 बार प्रस्तुत होने के बाद भी। तो 6 मई 2008 को महिला आरक्षण विधेयक संविधान जो है 108वां संशोधन विधेयक 2008 के नाम से, जो कि तत्कालीन प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह के कार्यकाल में, लोकसभा की बजाय इसको क्या हुआ, राज्यसभा में प्रस्तुत किया गया। जब 3 बार मतलब पहले लोकसभा में प्रस्तुत किया गया, उसके बाद क्या हुआ, ये लोकसभा की बजाय राज्यसभा में इसको प्रस्तुत कर दिया गया। फिर राज्यसभा ने 9 मार्च 2010 को इस विधेयक को पारित कर दिया। आखिर करके ये मतलब प्रस्तुत करने के बाद राज्यसभा ने 9 मार्च 2010 को इस विधेयक को पारित कर दिया। और फिर मई 2014 में ये 15वीं लोकसभा के भंग होने के साथ ही यह विधेयक क्या है, जो समाप्त हो गया और ये पारित जो है नहीं हो सका। लोकसभा मतलब यहाँ पर ये राज्यसभा ने तो पारित कर दिया, लेकिन लोकसभा ने इसको मतलब पारित नहीं किया, तो ये जो है पारित नहीं हो सका और ना ही ये कानून बन सका। उसके बाद फिर यहाँ पर 19 सितंबर 2023 को महिला आरक्षण विधेयक को संविधान संशोधन मतलब ये 128वां संशोधन विधेयक 2023 के नाम से इसको फिर लोकसभा में प्रस्तुत किया गया 19 सितंबर 2023 को। फिर ये 20 सितंबर 2023 को इस विधेयक को लोकसभा के द्वारा पारित कर दिया जाता है और फिर 21 सितंबर 2023 को ये विधेयक राज्यसभा भी पारित कर देती है। उसके बाद 28 सितंबर 2023 को राष्ट्रपति की इसको स्वीकृति मिल जाती है और यह विधेयक क्या है, संविधान 106वां संविधान ये 106वां संशोधन अधिनियम 2023 के रूप में क्या है, कानून बन जाता है, अधिनियमित हो जाता है ये। उसके बाद यहाँ पर ये 18 से 21 सितंबर 2023 के मध्य आयोजित संसद की एक विशेष सत्र के दौरान इसको पारित किया गया और ये संसद के विशेष सत्र के दौरान ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस कानून को क्या है, अनौपचारिक रूप से जो है ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम का नाम दे दिया। जब ये विधेयक मतलब पारित होकर कानून बन गया, तो उसके बाद ये संसद के एक विशेष सत्र के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस कानून को अनौपचारिक रूप से एक ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम नाम दे दिया। तो ये इसकी मतलब हिस्ट्री थी। और उसके बाद यहाँ पर ये 128वां जो संशोधन विधेयक 2023 के समर्थन में लोकसभा के जो 454 सदस्यों ने मतदान किया और जबकि 2 सदस्यों ने इसके विरोध में मतदान कर दिया। बाकी इस विधेयक के विरोध में मतदान करने वाले सदस्य जो ने ऑल इंडिया मजालिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के जो थे कौन, असुद्दीन ओवैसी थी और सैयद इम्तियाज जलील थे। इन 2 लोगों ने मतलब इसके विरोध में मतदान कर दिया और राज्यसभा में यह विधेयक सर्वसम्मत से पारित हो गया था। और यहाँ पर ये महिला आरक्षण विधेयक अमृतकाल में नए संसद भवन में पारित होने वाला ये पहला विधेयक बना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि ये महिला आरक्षण विधेयक अमृतकाल में नए संसद भवन में पारित होने वाला ये पहला विधेयक बना। और इस विधेयक के पारित होने से ही विधायकों में महिलाओं की न्यूनतम जो है कितनी 33% भागीदारी यहाँ पर सुनिश्चित हो गई। इसके तहत यहाँ पर ये क्या होगा कि जो है ये राष्ट्रीय मतलब क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा में महिलाओं के लिए कुल सीटों की 1/3 सीटों को आरक्षित करने के यहाँ पर ये प्रावधान किए गए। और यहाँ पर ये संविधान का जो 106वां संशोधन अधिनियम 2023 के माध्यम से क्या है, संविधान के अनुच्छेद मतलब ये 239 ए में संशोधन किया गया और जबकि ये नए अनुच्छेद 330 ए 332 और 334 ए को इसमें जोड़ा गया है। और ये जो 330 ए है इसको जोड़ने के माध्यम से संविधान में निम्न प्रावधानों को भी शामिल किया गया। तो ये शामिल प्रावधान ये है कि लोकसभा में जो अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटें हैं, इनमें से कम 1/3 सीटें ये महिलाओं के लिए आरक्षित हो गई। कितनी? 1/3 सीटें जो ये महिलाओं के लिए आरक्षित हो गई। और लोकसभा में प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से भरे जाने वाली सीटों की 1/3 सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों की संख्या सहित ये महिलाओं के लिए मतलब ये आरक्षित हो गई। नेक्स्ट यहाँ पर ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये देख लेते हैं। यह परिसीमन संविधान जो है 106वां संशोधन अधिनियम 2023 के कानून बनने के बाद जो होने वाली मतलब ये पहले जनगणना के संगत आंकड़े के मतलब ये प्रयोग के आधार पर इसको किया जाएगा। और लोकसभा, राज्य विधानसभा और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा में महिलाओं को आरक्षण जो है 15 वर्षीय अवधि के लिए प्रदान किया जाएगा। मतलब यहाँ पर एक ये भी है कि संसद जो है क्या है, इस कानून को घटाया मतलब संसद इस कानून को जो है बढ़ा भी सकती है। तो आज की वीडियो में बस मतलब इतना ही देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में जो हम यहाँ पर आयुष्मान भव अभियान से देखेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको ये हमारी करंट अफेयर की वीडियो अच्छी लगी हो और आपके एग्जाम के लिए यूजफुल रही हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर करिए। जो भी आपके सजेशन हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और यदि इसकी जो है PDF चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मतलब आप लोग कमेंट कर दीजिए कि कितने लोगों को जो है इसकी कंप्लीट PDF चाहिए, ताकि जो है टेलीग्राम ग्रुप में इसकी PDF सेंड कर दी जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।